नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज हमसे बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। संजय जी हमसे इटावा, लखनऊ और दिल्ली इन 3 शहरों के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इटावा, ज़्यादा लखनऊ और कुछ दिल्ली। बीच-बीच में कुछ साहित्यिक बातें भी हैं। हमने उनसे पूछा कि इन शहरों से उनकी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग कैसी है, इन शहरों को वो कैसे याद करते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अम, 3 शहर ऐसे आते हैं जिनके बारे में मैं कुछ मुकम्मल तरीके से अम, याद कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ। शुरुआती तो इटावा, अ, उसके बाद लखनऊ और सबसे लंबा समय दिल्ली। हालाँकि इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि मैं कहाँ अभी भी मैं कहाँ रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लखनऊ में रहता हूँ। जबकि लखनऊ में मैं सिर्फ़ ठीक-ठीक से 10 साल रहा होऊँगा, 76 से 85 के बीच में। उसके बाद कोई 1.5 साल गोरखपुर और फिर 87 के बाद से आज तक दिल्ली और 1958 से 76 के बीच में इटावा। तो ये 3 शहर हैं हमारे, दिल्ली, लखनऊ, इटावा, अगर उल्टे चलें, उल्टी गिनती करें उस तरीके से। इटावा में चूँकि आपका बचपन भी था, तो बचपन कैसा था या आपके बचपन में इटावा कैसा था? जैसा इटावा मुझे मेरे पास है अभी, वह आधा शहर था, आधा गाँव था और हालाँकि न नागर जीवन की लगभग सारी बातें थीं वहाँ पर। एक क्षेत्र में, बहुत छोटा-सा क्षेत्र था, लेकिन रेल ट्रैक होती थी और रेल ट्रैक के पार जाते ही एकदम से खेत शुरू हो जाते थे और खुला ग्रामीण जीवन शुरू हो जाता था। गाँव भी नहीं थे वो, सीधे-सीधे खेत शुरू हो जाते थे। उसके बाद फिर थोड़ा लंबा दूर चलने के बाद गाँव शुरू होते थे और रेल ट्रैक के एक तरफ अम, न नगर था और जो रेलवे स्टेशन होने की वजह, पास ही में रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन होने की वजह से वहाँ एक ख़ास तरह का उद्योग भी हो जाता है, बाज़ार भी हो जाता है वह। लेकिन इस तरफ, रेल ट्रैक के इस तरफ, फिर अगर उल्टी तरफ आप चलना शुरू कर दें, तो यमुना नदी आ जाती थी, यमुना नदी के कछार शुरू हो जाते थे। यमुना अगर आप पार कर लें तो फिर चंबल क्षेत्र शुरू हो जाता था और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्र शुरू होता था। लेकिन हम लोगों को उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रहती थी। हम लोगों का जीवन बस रेलवे स्टेशन, रेल ट्रैक, जो इटावा नगर, छोटा-सा क्षेत्र और मुख्यतः गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसमें ही रहता था। औ स कभी-कभी जो, लेकिन वो स्मरण में बहुत दीप्तिमान बिंदु हो जाते हैं कि साल में एक बार वहाँ प्रदर्शनी लगती थी, नुमाइश उसे कहते हैं। तो वहाँ जो संगीत समारोह, साहित्य समारोह या कवि सम्मेलन, मुशायरा, सालाना मुशायरा होता था और ये ही शायद कहा जाए तो हमारे लिए एकमात्र उस समय अ, खिड़कियाँ होती थीं जहाँ से हम साहित्य या संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते थे। बाकी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में शिक्षक कुछ बहुत अच्छे होते थे और वो
उनसे भी बहुत सी जानकारियाँ हमको मिलती थीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उत्सव के तौर पर या एक इवेंट के तौर पर अगर हम देखें तो इटावा में जो नुमाइश में संगीत समारोह होता था एक, साल में 1 बार, एक कवि सम्मेलन और मुशायरा। यह 3 चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान में आती हैं। अ, इटावा का सांस्कृतिक परिदृश्य तो मैं नहीं आपसे पूछूँगा, लेकिन लखनऊ आने के बाद लखनऊ को कैसे आपने देखा और अभी कैसे देखते हैं उस समय को, लखनऊ के उस दौर को? 1976 से 85 के बीच में लखनऊ रहा मैं। तो ज़्यादातर हम लोग शुरुआती दौर में 76 से 78 तक किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज और उसके आसपास। अ, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। आज भी वहाँ एक-एक विभाग के ऐसे महल सरीखे क्षेत्र बने हुए हैं कि उसमें 3-4 मेडिकल स्कूल्स खोले जा सकते हैं। और वो फैला हुआ था तब भी। गोमती के उस पार हम लोगों के छात्रावास होते थे। फिर जब सीनियर हो गए तो इस पार मेडिकल कॉलेज की तरफ ही हम लोगों के छात्रावास हो गए। और जिसे हम मछली महल कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता रहा होगा। वो पूरा जो टीले वाला क्षेत्र है, जैसे मेडिकल कॉलेज जहाँ बसा हुआ है, जिसे आज हम किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, वह। तो हम लोग शुरुआती 2 साल तो हम अम, मेडिकल कॉलेज, गोमती के आर-पार छात्रावास, मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभाग, चौक, बड़ा इमामबाड़ा और अ, अ, शनिवार, रविवार को हज़रतगंज, यह हमारा होता था क्षेत्र। आते-जाते समय चारबाग का क्षेत्र भी पड़ जाता था। और इतना ही याद है अभी उस पीरियड के बारे में। लेकिन फिर थोड़ा खुला 78 के से लेकर 85 के बीच में फिर थोड़ी स्वतंत्रता आ जाती है। उन दिनों रैगिंग बहुत एक बड़ा मसला हुआ करती थी, आज की तरह जैसा नहीं था। कुछ और रैगिंग के बारे में बताएँ सर, रैगिंग का अनुभव? रैगिंग में दरअसल और जगह जैसी रैगिंग होती है, उसके मुकाबले मेडिकल स्कूल्स की रैगिंग उन दिनों कुछ अलग तरह की अलग रंगतें रखती हुई होती थी। और उसमें बहुत रेजिमेंटेड होता था जीवन। बहुत डिसिप्लिन, रेजिमेंटेशन बहुत ज़्यादा था। प्रताड़ना नहीं थी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। और हम लोगों को ख़ास तरह का एक ड्रेस कोड हुआ करता था। जो शुरू के 6 महीने तो बहुत ही सख्ती से, और बाद के 6 महीने भी थोड़ा-सा सॉफ्टन हो जाता था, लेकिन रहता था। 1 साल पहले 1.5 साल तक हम लोगों को अपने सीनियर्स के 1 साल सीनियर भी जो हो गया, वह आपके लिए खुदा हो जाता था। आप उसके सामने सर नहीं उठा सकते थे। और प्रोफ़ेसर्स तो गोलोकवासी माने जाते थे। उनको देख हम लोग ठीक से बहुत से लोगों को ठीक से पहचान भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। और हिम्मत नहीं होती थी किसी से किसी संवाद में आने की। ये और बात है कि उनसे सीखा बहुत। और जो संवाद जैसी स्थिति बाद में बनी उनके साथ। लेकिन शुरुआती 6 महीनों में तो हम सुनते रहते थे। और लिसनिंग, उस डिसिप्लिन ने एक सुनने की विधा की समझ पैदा की कि सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा होती है। इटावा में रहते हुए हम शायद डायलॉग तो समझते थे, लेकिन हम लिसनिंग अपने आप में एक इतनी बड़ी विधा होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में, वो हमें केजीएमसी में सीखने को मिली।
रैगिंग के नाम पर हमें हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता था और उसमें एक चीज़ जो मुझे याद आती है कि काली टाई पहनना ज़रूरी होता था। काली टाई। हाँ, जो फ्रेशर्स काली टाई पहनते थे, ये सन 76 की बात है और उन दिनों बहुत ऑर्थोडॉक्स विक्टोरियन जैसा वातावरण होता था। इटावा में हम लोग हिंदी भाषी थे। शुरू से सारी चीज़ें हमारी हिंदी में ही होती थीं। हम वी यूज्ड टू राइट एग्ज़ामिनेशंस इन हिंदी, देवनागरी। विज्ञान भी हम हिंदी में पढ़ते थे। सब कुछ हम हिंदी में ही पढ़ते थे सिवा इंग्लिश भाषा के। बाकी सारा कुछ हमारा हिंदी में होता था। अचानक से हम चले गए एक ऐसे मेडिकल स्कूल में जो उत्तर भारत ही नहीं शायद नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा विक्टोरियन कह सकते हैं अपनी संस्कृति में था। तो एक वो समस्या रही रैगिंग में भी और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही रही। ह एक बात उन दिनों होती थी कि आम तौर पर जो बच्चे आते थे, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते थे फर्स्ट ईयर में, वे अम, अ, उसमें बहुतायत ऐसे लोगों की होती थी जो कॉल्विन तालुकेदास या लमार्ट नेहर या लखनऊ के ही एलिट स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आ जाते थे। तो उनका एक वर्ग होता था और उनका एक अभिजन प्रभाव अपने बैच के अंदर भी और सीनियर हर बैच में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते थे जो या तो लखनऊ के बाशिंदे होते थे उनके मम्मी पापा या वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते थे लखनऊ में या कहीं और के रहने वाले होते थे और वो लखनऊ के इन एलिट स्कूल्स या नैनीताल मसूरी के एलिट स्कूल्स के पढ़े हुए या एक अच्छे अभिजन शैक्षिक वातावरण से निकल के आए हुए बच्चे होते थे, जिनकी इंग्लिश में बहुत अच्छी गति होती थी और वो उ उस विक्टोरियन जो वहाँ पर्यावरण था उस या जो क्या कहा जाए परिवेश था, उसमें उनको दिक्कतें नहीं आती थीं और जब दिक्कतें नहीं आती थी तो एक रूलिंग स्ट्रक्चर एक वहाँ एक रूलिंग ग्रामर होता था। तो उसमें वो बहुत उनकी गति होती थी। हम लोग वहाँ जानबूझ के तो ऐसा नहीं होता था लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेकंड ग्रेड या दोयम दर्जे के नागरिक की तरह से रहा करते थे। तो वहाँ काली टाई पहनना तो इसमें आप जो भी हों, आप बहुजन हो, अभिजन हो, जो भी हों, बहुजन तो वहाँ कोई नहीं होता था क्योंकि छोटा-सा एक ग्रुप होता था जो हॉस्टल से पैदल चलता हुआ आता था और सीधे हम लोग डिसेक्शन हॉल में बैठा दिए जाते थे। तो उम, काली टाई टाई को लेकर मेरे मन में एक इंग्लिश को लेकर तो नहीं था क्योंकि भाषाएँ तो सभी दात्री ही होती हैं। तो लेकिन ये जो इंग्लिश के नाम पर जो एक स्नॉबरी या अननेसेसरी एलिटिज़्म है, उसको लेकर थोड़ा-सा रहता होगा, लेकिन टाई को लेकर मेरे मन में एक यूँ ही अब ये मेरी ज़ाती समस्या है, मैं टाई नहीं पहनूँगा। कभी इटावा में भी नहीं इस तरह की स्कूलिंग हमारी नहीं हुई। मैं तो प्राथमिक शिक्षा तो मेरी ऐसी हुई जहाँ अपना बोरा लेकर घर से जाते थे। तो और इम्तहानात भी नहीं होते थे वहाँ ऐसे ही कि किसी ने कोई थोड़ा-सा अच्छा दिखाई दिया, उसे अचानक से कक्षा 2 में उसको दाखिला मिल गया, फिर 2-3 महीने बाद उसको 3 में डाल दिया गया, फिर अचानक से उसे पता चला वो तो 5वीं में डाल दिया गया, क्योंकि उसको ऐसा माना जाने लगा कि इसको ज़्यादा आता है दूसरों से। शायद पारिवारिक वातावरण की वजह से मैं बेहतर बोल लेता होऊँगा या जो भी, तो अचानक से मैंने देखा कि मैं तो 5वीं में आ गया, फिर 6वें में आ गया। तो एक ऐसे स्कूल में जहाँ बोरा लेकर घर से जाते थे, लेकिन वहाँ अपवर्ड मोबिलिटी बिल्कुल रोलर कोस्टर पर हो गई। लेकर तो बोरा जाते थे, लेकिन वो उड़ने वाला बोरा था, जैसे हारून अल रशीद के ज़माने का।
बोरा लेकर मैं गया और मैं सीधे कक्षा 6 में पहुँच गया। तो ऐसा लगा। लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई थी, वो उस समय वहाँ सबसे अच्छे विद्यालय विद्यालय वही माने जाते थे, जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और कोई उपलब्ध ही नहीं था। लेकिन वहाँ भी ये था कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी था तो सब कुछ हिंदी, लेकिन जैसे ही औपचारिक राइटिंग एग्जामिनेशंस, गिविंग वाइवा और स्पीकिंग इन द क्लास, ये जैसे ही समाप्त होता था, अनौपचारिक जैसे ही होता था, वहाँ एक भले ही माइनॉरिटी हो लेकिन बहुत उसकी ऑप्टिक्स बहुत हाई होती थी। वहाँ भी थियोसॉफिकल स्कूल्स या इस तरह और पब्लिक स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स इटावा में भी थे, और वहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो आते थे वो उस ऑप्टिक्स पर कब्जा कर किए रहते थे। वो इटावा के ही धनाढ्य लोगों की उस समाज के बच्चे होते थे। तो ये तो इटावा में भी ये क्लास डिफरेंशियल होता था, और ये वहाँ रहा, और शायद हो सकता है कि इस वजह, चूँकि वो नॉन फॉर्मली वो अंग्रेज़ी बोलने को एक फ्लॉन्ट करते रहे हों, या उसका एक लाभ ये मिला कि बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेज़ी सीखने की एक क्रिया या सुनने की क्रिया, अंग्रेज़ी सुनने की क्रिया, उच्चारण हमारा भले ही दोषपूर्ण होता हो, लेकिन शब्द संसार अंग्रेज़ी का हमारा काफ़ी बढ़ता रहा, और उस हिसाब से राजनीतिक रूप से बहुत जागृत क्षेत्र होने की वजह से पॉलिटिकल डिबेट्स, ये सब, और इमरजेंसी उसी पीरियड में लगी। जब हम 10-12 के में बीच में रहे होंगे। वो बहुत ही अ, राजनीतिक रूप से बहुत जागृत दिन थे हिंदी पट्टी के, और वो सब इटावा में लोहिया का क्षेत्र था, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का क्षेत्र था। फिर साहित्य में शिशुपाल सिंह शिशु, उम, उनसे कभी उनको कविता पढ़ते हुए नहीं सुना, लेकिन उनकी उपस्थिति रहती थी। फिर जब शायद सर्पदंश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई चंबल के किसी क्षेत्र में कभी, तो उनका एक विशेषांक निकला, इटावा के ही लोगों ने निकाला। तो वो शिशु जी का जो विशेषांक आया, वह फिर दिनमान, आज, और उस समय के पत्रों का निरंतर आना, नवनीत, कादम्बिनी, इन पत्रिकाओं का स्टेशन पर जाकर उन्हें जाना, उन्हें खरीद कर लाना। इस वजह से थोड़ा-सा में अन्य शायद छोटे नगरों के मुकाबले इटावा थोड़ा जागृत था राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। फिर शामता प्रसाद जी, जो तबला वादक गुदई महाराज बनारस के, वहाँ वो उन साल में एक बार उनको देखा। उस समय युवा पंडित जसराज, वे उनका गायन सुना, हवेली संगीत या मेवाती घराने का गायन। पहली बार समझा मैंने कि नहीं, मेवाती घराना एक, या हिंदुस्तानी संगीत होता क्या है, शास्त्रीय गायन। डॉक्टर प्रभा अत्रे ये आती थीं, एक बार उनको सुना। साहित्य में फिर रामधारी सिंह दिनकर एक बार आए, उन्हें सुना। गोपाल दास नीरज को तो 2-3 बार सुना, नीरज जी। अम, सोम ठाकुर, अम, फिर एक भदौरिया जी भी आते थे जो गीत लिखते थे, धर्मयुग में उनके गीत छपा करते थे। चलो चलें गोहराएँ बादल बादल, इस तरह के। तो ये था इटावा का संस्कार, लेकिन इटावा तब भी नौकरशाहों की, बड़े व्यवसायियों की, जो भले ही 4-5 हों, उनके एलिटिज़्म की गिरफ्त में स्कूल का एनवायरनमेंट रहता था, जीआईसी का। क्योंकि जीआईसी ही एकमात्र स्कूल था। सभी के बच्चे जीआईसी में ही पढ़ते थे, बहुजन अभिजन के। लेकिन वर्चस्व अंग्रेज़ी बोलने वालों का वहीं से बनना शुरू हो गया।
अच्छा, ये अच्छा। और बात है कि वो खराब अंग्रेज़ी बोलते थे। जिसका एहसास बाद में हुआ जब मैं लखनऊ आया कि वो कितनी दोषपूर्ण अंग्रेज़ी बोलते थे, और अंग्रेज़ी लखनऊ में भी जो अंग्रेज़ी बोलने वाले थे, उसका भी एहसास हुआ कि उनकी अंग्रेज़ी भी कितनी बेमानी या दोषपूर्ण होती थी, या अनइमेजिनेटिव होती थी, उतनी इतनी कल्पनाहीन अंग्रेज़ी होती थी, लेकिन अंग्रेज़ी होती थी, और उस वो ग्लॉसी अंग्रेज़ी होती थी। तो विक्टोरियन अंग्रेज़ी भी कल्पनाहीन हो सकती है, तो वैसी उस तरह की होती थी। लेकिन जो बायोमेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। वो अपनी पावर लेकर चलते हैं, जो ग्रीको रोमन वो है, वो हमेशा ही इटावा से ही प्रभावित करती थी, जो वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली है। वह मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि वह हिंदी, देवनागरी, रोमन या अंग्रेज़ी की गुलाम नहीं है, वो उसका उस ग्रीको रोमन शब्द शास्त्र का अपना एक संसार है। तो यहाँ विज्ञान एक मुक्ति देता है आपको। जो भाषा जो में जो भी। भाषा और समाजशास्त्री ये कहते हैं लिबरल स्टडीज़। ये बहुत इंटॉलरेंट, बहुत बहुत ही गुलाम स्टडीज़ होती हैं, जिसे हम लिबरल स्टडीज़ कहते हैं। ये पूरा-पूरा यूरोसेंट्रिक कांसेप्ट है लिबरलिज़्म, और ये ये फ़साद लिबरलिज़्म का रखता है, लेकिन आपको गुलाम बना दे के छोड़ देता है। इसके बरक्स विज्ञान आपको एक मुक्ति देता है, क्योंकि कहने वो ग्रीको रोमन है। अब कभी रोमन्स रहे होंगे ग्रीक के गुलाम, या कभी ग्रीक भी एक दूसरे को गुलाम बनाते रहे होंगे, लेकिन जो ज्ञानान्वेषण की परंपरा है, उससे निकले हुए शब्द हैं। उन्होंने उनमें इतनी ताकत है कि अंग्रेजी उसे गुलाम नहीं बना सकती। वो अगर अंग्रेजी उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करेगी, तो अंग्रेजी पट जाएगी। तो अपने वो एक स्वायत्त, जिसे कहते हैं ब्रह्म सत्ता, ज्ञान सत्ता, वह आपको बायोमेडिकल टॉपिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में लगातार मिलेगी। पाइथागोरस है, पाइथागोरस की प्रमेय है, तो पाइथागोरस की प्रमेय है। वह मुक्त है लिबरल स्टडीज़ से। वह समाज शास्त्र कितनी भी बदमाशियाँ करे, समाज शास्त्र कितनी भी कलारियत फैलाए विज्ञान में, विज्ञान को नशे में नहीं ले सकता। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, वे पहले ही इतनी माइल होती हैं नशे के लिए, कि वो तो उनको नशे की आदत डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अफ़ीम के मार्केट की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। तो मैं तो नहीं जो अच्छा, विज्ञान कहलाना हर एक कोई अपने आप को चाहता है। आज उनसे कहिए कि आप समाजशास्त्र हैं, तो वो नहीं, नहीं, हमारा समाज विज्ञान है। चंगी गल है कि आप समाज विज्ञान हैं, लेकिन पहले आप अपने आप को इस दास्ता से मुक्त करें, इस इन्फैच्युएशन से मुक्त करें कि सिर्फ़ विज्ञान नाम लगा लेने से कोई वैज्ञानिक हो जाता है। मेरे ख़्याल से हमें ये चीज़, या अभी भी ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल स्टडीज़ को समझने में शायद अभी 1 सेंचुरी लग जाएगी, कि इस तरह वी कैन डू इट बेटर वाले रास्तों से विज्ञान नहीं किया जा सकता। सारे संसार को वैज्ञानिकता के सर्टिफ़िकेट ये देते रहते हैं, और इनको वैज्ञानिक प्रणालियों का मूल व्याकरण शायद इनको क्रैक करना अभी बाकी है। तो कहने का ये मतलब था कि हम इटावा से की जो बायोमेडिकल शिक्षा थी, या मैथमेटिक्स की, या फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसने ये बता दिया कि तू ग्लैमर से मत डर, ये माया है, इसको फाड़ देगी विज्ञान की ऊर्जा, और विज्ञान की जो सत्यान्वेषण की क्षमता, या वैज्ञानिक प्रविधियों की जो मूल चेतना है, वह ये भाषा और साहित्य की जो माया जाल है, इसको फाड़ देगा वो जब चाहे। तो इसने वो दिया। अब मैं फिर से टाई पर आता हूँ कि मुझे टाई नहीं पहननी थी, तो मैंने 6 महीने तक टाई नहीं पहनी। अब ये अनथिंकेबल था उन दिनों, थिंकिंग द अनथिंकेबल, कि एक फ्रेशर आ गया, और उसकी इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि वो टाई नहीं पहनता। तो ये बात बड़ी न्यूज़ बन गई। तो मुझे
वहाँ रैगिंग का एक तरीका होता था काम देना। तो मुझे दूसरों के मुकाबले 3-4 गुना काम दिया गया। ग्रोस बनाना, और होमवर्क तैयार करना, नोट्स तैयार करना, नोटेशंस, या जो सीनियर्स के काम है वो मुझे करना। वो अगर उनके एग्ज़ाम पीरियड हैं तो मैं उनके लिए एक बीस्ट ऑफ बर्डन हो जाऊँ या डंकीज़ वर्क करने लगूँ, तो वो मैंने किया। तो ये एक पेमेंट था जो टाई ना पहनने की वजह से मालगुज़ारी मैंने दी। लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, और मेरी कोई बहुत, ये कहूँगा कि ये वो दे वर ट्रूली लिबरल इन दैट सेंस कि उन्होंने समझ लिया कि नहीं, ये कैप्चुलेट नहीं करेगा, टाई नहीं पहनेगा। तो सीनियर्स ने कहा, प्रोफेसर्स ने भी कहा, भाई तुम टाई क्यों नहीं पहन रहे हो? ये ड्रेस कोड है, इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडक्ट, या इट मे बी कंस्ट्रूड एज मिसकंडक्ट, इस तरह की बातें कही। लेकिन मैंने कहा, मैं सर मैं टाई नहीं पहन सकता, ये कहीं लिखा भी नहीं हुआ है, ये सब कि एमबीबीएस में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में टाई पहनना अनिवार्य है, ये नहीं है। बाकी मैं ड्रेस कोड मानता रहूँगा, टाई नहीं पहनूँगा, मैंने नहीं पहनी। मैंने आज तक कभी टाई नहीं पहनी। तो मैं ज अब तो मैं संसार के बहुत से मेडिकल स्कूल्स में गया हूँ या यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। मैंने जब कभी शाम को, उनके यहाँ तो कई बार डिनर या इवनिंग लाउंजेज़ में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स होते हैं, तो वहाँ भी मैंने नहीं पहनना, नहीं पहनना। तो ठीक है, अगर आप ये वैसे ही है कि जिमखाने में मैं नहीं जाऊँगा। तो अगर जिमखाने में एक ख़ास तरह का ड्रेस कोड है तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो आप पूछ रहे हैं रैगिंग का, उसका एक हाइलाइट ये है कि नहीं पहनी टाई तो नहीं पहनी। लेकिन निकल गया वो समय, और वो भी सीनियर्स ने, टीचर्स ने जो सिखाया वो अमूल्य था। और उन दिनों एमबीबीएस के पास वह ग्रेस और डिग्निटी होती थी जो आज डीएम सुपर स्पेशलिटी के पास भी उतनी नहीं होती है। उन दिनों ये फिलॉसफी थी दैट वी विल क्रिएट एन एमबीबीएस हू वुड बी अ पॉलीमैथ फिलॉसफर ऑफ मेडिसिन, जो जी। सब कुछ करेगा। हुँ। वो दिन ही, अब वैसे उस तरह के मेडिकल स्कूल्स अब आज कल्पना करना है भी अन्याय संगत, आज नहीं बन सकते वैसे मेडिकल स्कूल्स आज के इकोसिस्टम में। और वो अब एक उस नॉस्टैल्जिया को लेकर अरण्य रोदन से कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं निकलना है। अ, जब शुरुआती 2 साल बीत गए और आपने कहा कि एक तरह की मुक्तता आई, फ्री हुए आप दूसरे अर्थों में। तो वो कैसा था जो आखिरी के 8 या 7 साल थे लखनऊ में आपके? उसमें लखनऊ का समाज भी देखा आपने, लखनऊ के कल्चरल एस्पेक्ट से भी आप शायद परिचित हुए, तो वो कैसा था? उसके बाद ही हमने देखा कि हमें लखनऊ के दर्शन हुए उसके बाद। शाम तो बहुत खूबसूरत होती थी, इसमें कोई शक नहीं। उसे शाम में अवध एक ऐसी चीज़ है जिसको मानना पड़ेगा, जो उस समय भी थी। लेकिन वो नवाबियत हो, यह कहना बहुत ठीक नहीं है। वो शाम होती थी, और ख़ास तौर पर शनिवार की शामें। शनिवार की शामें बहुत हम लोगों के लिए ख़ास तौर पर, कि जो उन दिनों एमबीबीएस में सुबह 6 बजे से आप भागना शुरू हो जाते थे, और कई बार शाम को, रात को 9 बज जाते थे आपको लौटते-लौटते, क्योंकि आप आते थे फिर चले जाते थे। इवनिंग टीचिंग्स बहुत होती थी जब सीनियर आपको पढ़ाते थे, और इतना रिगरस रेजिमेंटेड शेड्यूल टीचिंग का फिर किसी मेडिकल स्कूल में देखा नहीं। तो कई बार वो फिर वहाँ से इमरजेंसी में चले जाते थे, सर्जरी में, या मेडिकल इमरजेंसी में, और तो वहाँ असिस्ट करते थे सीनियर्स को, देखना, ऑब्ज़र्व करना, असिस्ट करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना। तो ये पूरा हफ़्ता निकल जाता था, सिर्फ़ शनिवार की शाम मिलती थी। शायद उस वजह से हम
उसे रोमांटिसाइज़ आज भी करते हैं। हो सकता है वो शामें अवध ना हो, वो हमारी शाम हो जो हमें बड़ी मुश्किल से मिली हो। किसी को भी मुश्किल से जो शाम मिलेगी वो उसके लिए शाम अवध ही हो जाएगी। तो वो चाहे वो कहीं भी रहता हो, जौनपुर में रहता हो तो भी उसके लिए शाम अवध हो जाएगी। और वो चंबल घाटी में कहीं रहता हो तो उसके लिए भी शाम है। तो वो शायद वो उसकी अलामत कुछ और होती थी इसलिए। क्योंकि फिर दूसरे दिन संडे आफ्टरनून से फिर हम लोगों की कवायदें शुरू हो जाती थी। सिर्फ़ एक वो समय मिलता था। ज़्यादातर लोग सिनेमा चले जाते थे। मेफेयर सिनेमा उन दिनों हुआ करता था और वो एक तरह से पंक्चुएशन एक पहचान होता था लखनऊ की। तो इमामबाड़ा, हज़रतगंज, गोमती क्रॉस की ट्रांस गोमती हॉस्टल, इधर आ गए उधर दूसरे एक्सट्रीम पर क्वीन मैरीज़ हॉस्पिटल जो ओबीजी का ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है। साइकियाट्री, ला रीज़न्स जो कार्डियोलॉजी, ये सारी दुनिया हमारी होती थी। 78 के बाद लखनऊ खुला और हम लोग इंडिपेंडेंट खुले घूमने लगे। इससे पहले भी हम लोग चौक तक चले जाते थे। चौक एक दूसरे तरह का लखनऊ होता था। वह काफ़ी कुछ जैसा ठंडाई, चाट, मिठाइयाँ, राम आश्रय की मिठाई, मिठाइयों का एक पूरा संसार। शाकाहारी दुनिया भी कितनी विविध और रंगीन हो सकती है, इसको हम शायद जोधपुर, बीकानेर या जो वैष्णव केंद्र हैं पाकशास्त्र के, चाहे वो जम्मू हो, बनारस हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, यहाँ वो लेकिन वो एक छोटा-सा चौक का क्षेत्र और पान वाली गली तक, वह एक ऐसा रूमानी क्षेत्र होता था खाने-पीने का कि वह बहुत विविधता भरा हुआ और कितना माइंड बॉगलिंग हो सकता है, क्योंकि मैं तो आज भी शाकाहारी ही हूँ। अ, हॉस्टल में भी मैं शाकाहारी ही रहा। हाँ, प्याज़, लहसुन खाना ज़रूर वहाँ सीखना पड़ा, क्योंकि उसके इतना समय नहीं था कि आप खाना बना सकें और हॉस्टल में अनुमति नहीं थी खाना बनाने की। तो आपको खाना तो अनिवार्य रूप से हॉस्टल मेस में खाना पड़ता था। हॉस्टल मेस में शाकाहारी खाने का मतलब है कि प्याज़ और लहसुन, तो वो एक हुआ। लेकिन मैं आज भी शाकाहारी हूँ। सिर्फ़ मैं डेयरी प्रोडक्ट्स ही मांसाहार के तौर पे लेता हूँ, यानी दूध, दही, और मेरा कोई मांसाहार रहा नहीं। लेक लेकिन मैंने जितना वैविध्य चौक के शाकाहारी और जो मिठाइयों की दुनिया में देखा, वो शायद फिर वो बीकानेर में, जोधपुर में वैसा, या जैसा मैं बता रहा हूँ वैष्णव केंद्र जो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे होंगे, इंदौर होगा, इंदौर का सराफा बाज़ार होगा रात का, जो इंदौर तो रात को जागता है और उनका कहते हैं डिनर जो है 1 एएम पर शुरू होता है। तो वो था एक चौक, एक बहुत बड़ा, एक बहुत रोमानी दुनिया है। फिर जब अकेले घूमना शुरू हुआ तो फिर हम लोग रात को आवारगी भी करते शनिवार की शाम को। तो अधिकतर लोग तो सिनेमा के शौकीन थे, तो वो सिनेमा जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो सिनेमा द्रोही होते, या उनको सिनेमा से चिढ़ होती, या ठीक है कभी सिनेमा देख लिया, ज़्यादातर उनको सिनेमा में या सिनेमा के नायकों में कोई दिलचस्पी अधिक नहीं होती, सिवाय इसके कि संगीत में। सिनेमा संगीत एक अलग चलता है, जैसे लता मंगेशकर हमारी हम सब की एक सर्वमान्य नायिका है। नायिका कहें या नायक हैं। नायक। हम उन्हें नायक भी आप पूछें कि मेरा सबसे बड़ा हीरो कौन है? तो मैं कहूँ उस समय हम सबका लता मंगेशकर। सबसे बड़ी हीरोइन कौन है? लता मंगेशकर। तो वो हमारे लिए नायक नायक जैसे वो एक जो आपका महबूब होता है, उसका कोई जेंडर नहीं रह जाता। ईश्वर का जैसे कोई जेंडर नहीं होता। तो लता जी हमारे लिए खुदा होती थी उन दिनों। तो संगीत, लता ही क्या, सलील चौधरी हमारे लिए खुदा होते थे। सचिन देव बर्मन हमारे लिए खुदा होते थे। किशोर?
किशोर उन लोगों के लिए खुदा तो नहीं, किशोर उन लोगों के हीरो होते थे, किशोर जो मेफेयर में खुदा फिगर हुआ नहीं किशोर कभी। शायद हमें नहीं पता, किशोर उनका खुदा रहा होगा जिनके लिए अमिताभ बच्चन खुदा थे। हाँ। हम लोगों के लिए कभी फ़िल्मी हीरो कभी खुदा नहीं थे। दिलीप कुमार हैं तो दिलीप कुमार हैं, ठीक है, तो इसमें क्या ख़ास बात है, वो हैं दिलीप कुमार। लेकिन लता हैं तो इ अब बात दूसरे ऑर्बिट की आ गई, अब मामला कुछ अलग हो गया। तो ये वो थे, हम लोग सिनेमा-विनेमा से बहुत ज़्यादा स्टारी-आइड कभी नहीं रहे। ऐसे थे 10-20 लोग। तो वो लोग क्या करते थे, मजाज साहब जिन सड़कों पर कभी घूमते होंगे, शाहमीना रोड, तो हम लोग इमरजेंसी से लेकर के डालीगंज के छत्ते पर जिधर मीर की मज़ार शायद कहीं है, और आजकल लोग कह गए हैं मिल गई, मिल गई, मिल गई। मुझे तो लगता है कि वह लुप्त हो चुकी है, मीर की मज़ार कभी नहीं मिलेगी। आप उसे कहते रहिए कि यहाँ है, ये निशान-ए-मीर। निशान-ए-मीर तो 500 बना सकते हैं, मज़ार तो एक ही होगी ना। वो उस पर लोग रहने लगे, उस पर स्लम्स बन गए, किसी ने रोका नहीं। अब पता नहीं कितने लोग वहाँ रह गए, सुपरस्ट्रक्चर रहा होगा उस मज़ार का पता नहीं। कोई प्रामाणिकता अब मीर के किसी मज़ार के अवशेष की मुझे नहीं लगता फ़िलहाल उस डालीगंज और सिटी स्टेशन के बीच में कहीं कोई है। तो लेकिन और तब भी नहीं थी। लेकिन हम लोग उधर घूमते बहुत रात को। शनिवार की रात मिलती हमको, तो हम उधर घूमते रहते थे शामीना, और सोचा करते थे कि मजाज साहब यहाँ घूम रहे हैं। जो जो वो ना कि शहर की शाह शाह पे जो चमचमाता है वो पत्थर न वो वाले। तो एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब। तो वो उस कैफ़ियत में ऐसे हम लोग भी जैसे लड़के घूमते रहते हैं आवारा, घूमते रहते हो। वो वो एक लखनऊ का बहुत बड़ा रोमांटिक हिस्सा है, चौक से डालीगंज के बीच का। हज़रतगंज एक दूसरी तरह की अलामत लिए रहता था। लेकिन जो नवाबियत है, यह मुझे एक मिथ लगा हमेशा लखनऊ में तब भी। तहज़ीब तहज़ीब को आप एलिटिज़्म कहेंगे या स्ट्रीट फिनोमिनन कहेंगे? तब उस तरह से देखना पड़ेगा। अगर एलिटिज़्म तहज़ीब है, तो उनके लिए एक मुर्दा ज़ुबान को बोलना शायद नवाबियत हो जाती। वो तो दिल्ली में भी लटियंस दिल्ली में बहुत मिल जाएगी, रायसीना में बहुत मिल जाएगी। विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक बयान तो उनको भी मात दे देंगे, अगर मुर्दा ज़ुबान को बोलना नवाबियत हो जाती है। लेकिन जो जीवित ज़ुबान है, जिस लखनऊ के मुझे दर्शन हुए, वो तो एकदम एंटीथेसिस है नवाबियत की। हम बार-बार ये भूल जाते हैं अ, कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का शहर नहीं है लखनऊ। यह लक्ष्मण जी का शहर है लखनऊ, जिन्होंने भरी सभा में भृगुकुल केतु के उँगल कर दी थी, और मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े-खड़े देखते रहे थे, विश्वामित्र खड़े देखते रहे थे, राजा जनक जी की सभा थी, कोई कुछ नहीं कर पाया, और हाथ में फरसा लिए हुए परशुराम साक्षात खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी ने जो कर दिया वो कर दिया। ही डिड व्हाट ही विश टू डू। तो ये लखनऊ वैसा है। ये यहाँ ठीक हज़रतगंज की खोपड़ी पर नरही बसा हुआ है। तो और ये जो यहाँ लखनऊ की स्ट्रीट लिंगो जो है, वो दिल्ली के करखंदारी ज़ुबानों को भी मात कर दे। वो पानी माँगे। यहाँ तो ये मैंने इसके स्ट्रीट लैंग्वेजेज़ को का जो वैभव है, उसको शायद सबसे पहले वो इटावा में भी था। स्ट्रीट लिंगो का एक वैभव है इटावा में, और ख़ास तौर पे जो जमना चंबल का वो भी एक दोआबा है, एक ख़ास तरह का दोआबा है। इटावा की लैंग्वेज एक दूसरे तरह की बहुत ही रस्टिक लैंग्वेज है। लेकिन एक नागर भाषा भी कितनी रस्टिक नागर भाषा का में स्ट्रीट कैरेक्टर कितना हो सकता है, ये और यह जो सड़क छाप वैभव कितना हो सकता है, ये इसके दर्शन लखनऊ में हुए।
जो साहब अ, मैं हम लोगों के यहाँ अब एक ग्रुप था जो हम हर 2-4 महीने में हम लोग कुछ कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में किया करते थे, जो एक तरीके से जो मुख्य जो एम्ब्लम माना जाता है किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो हमारे इस बैच की ही एक बैचमेट थीं, तो और एक दूसरे बैचमेट थे, वो चूँकि पारिवारिक परंपरा से उनको माना जाता था साहब कि ये उर्दू बड़े उर्दूदां, वो भी बैचमेट थे। तो एक बैचमेट ये खबर लाईं साहब कि ये जो जनाब हैं, ये हज़रतान कहते हुए रगे हाथों पकड़ लिए गए। अब उनके लिए तो ये दरबदर हो मतलब क्या बिरादरी से बाहर हुक्का पानी बंद होने वाली बात है। देखिए साहब, ये जमाल साहब हैं, ये हज़रतान कहते हुए पकड़ लिए गए। ख़वातीन व हज़रतान, वाह, 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 वाह! क्या बात है साहब। तो अब वो जो लेडी जो हमारी बैचमेट थीं, उन्होंने बताया और उन्होंने इस बात की शहादत भी मतलब इस बात की गवाही भी दी कि नहीं, मेरे आँखों के सामने इसने बोला। अब उसके लिए तो ये चुल्लू भर पानी में खोजने वाली बात हो गई। लेकिन ये बात चल पड़ी साहब कि साहब हज़रतान, ख़वातीन और हज़रतान, ये हिट हुआ साहब। फिर कुछ लोगों ने इसे अनाउंस करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसके मज़े लेना शुरू कर दिए। ख़वातीन और हज़रतान, वाह, वाह! तो हमारे साथ के ही हमारे एक रूम पार्टनर थे, वो अगली बार एक अलग शगुफ़ा लाए और उन्होंने वो मास्टर ऑफ सेरेमनी वो थे, तो उन्होंने कहा गुलाचीन और गुलगुलान। लो साहब, अब ख़वातीन का तो कर दिया गुलाचीन और हज़रतान का कर दिया उन्होंने गुलगुलान। ये जो इनोवेटिव पावर है स्ट्रीट लिंगो की, और ये चल पड़ा, ये एलीट लैंग्वेजेज़ में भी ये एक्सेप्ट हो गया वहाँ लोकल छोटी-सी दुनिया में। तो आप ये देखिए मुंशी पुड़िया पुलिया को कैसे टेढ़ी पुलिया बनाया जाता है। ये चीज़ उसने गुलाचीन और गुलगुलान में हासिल कर ली। एक ब्रह्मर्षि हुआ करते थे हम लोगों के बीच में, क्या कहा, देवर्षि। वो अगली बार साहब बहुत ही दूर की कौड़ी उठा कर के ले आए। उन्होंने कहना शुरू किया, अबाबिल व गिरगिटान। अब इस हलकत में जो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उस पूरे लपेटे को नापता हुआ ये ब्रह्मवाक्य है, अबाबिल व गिरगिटान। आप तसव्वुर कीजिए कि कि महिलाओं के बारे में कोई बोल रहा है अबाबिल और पुरुषों के बारे में बोल रहा है गिरगिटान। तो अब वो चल पड़ा। था तो ये स्ट्रीट लिंगो, लेकिन धीरे-धीरे वो एलीट समाज में भी स्वीकृत हो गया। हो गया तो चल पड़ा। अब बहुत दिनों तक हमारे यहाँ अनाउंसमेंट्स इस तरह से होते रहे, अबाबिल और गिरगिटान। धीरे-धीरे लोग भूल गए कि ख़वातीन और हज़रतान, लोग कहे ख़वातीन और हज़रतान तो बड़ा कोई बहुत कारखानदारों की ज़ुबान है, बहुत खराब लोगों की भाषा है। अच्छी परिमार्जित, जिसे कहते हैं मानक भाषा तो है अबाबिल और गिरगिटान। तो ये जो ये ताकत है, ये कहाँ से आई? ये लक्ष्मण जी के लखनऊ से आई। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की अवध से नहीं आई है। तो जो जब हम शामे अवध कहते हैं, तो सिर्फ नवाब थोड़ी हैं। जब नवाब पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी अवध था, और उस अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, और उसमें एक उनके छोटे भाई साहब भी हैं, जिन्होंने परशुराम के उंगल कर दी थी। और कहाँ की थी? जो अष्टवक्र गीता पढ़ा हुआ जनक है, उसके दरबार में कर दी थी। तो ब्रह्म बोध प्राप्त जनक, जिनका तोता हमेशा पिंजरे से बाहर रहता था, उसके दरबार में विश्वामित्र की उपस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ बैठे हुए जो भृगुकुल नंदन की मिर्ची लगा दे, ऐसा शहर है लखनऊ। लखनऊ कहीं भी से भी ना अपनी भाषा में और ना अपनी तहज़ीब में कोई बहुत नवाबी तहज़ीब का शहर नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रीट कैरेक्टर का शहर है मेरे नज़दीक, जैसा मैंने लखनऊ को देखा। और आपको मजाज साहब की भाषा में भी वो चीज़ मिल जाए आपको,
और तरक्की पसंद शायरों का तो बहुत बड़ा केंद्र था लखनऊ एक बड़े समय तक। तो उनकी अब आप कह सकते हैं कि सज्जाद ज़हीर की अंगारे जो थी वो कहीं से लेकिन वो आप ये कह सकते हैं वो दौर ही वैसा था, वो नवाबों का दौर नहीं था। लेकिन आप त्रेता युग को क्या कहेंगे? त्रेता युग को क्या कहेंगे? तब भी तो ये तो अगर कोई था त्रेता युग, हुँ। तो क्या जो लक्ष्मण जी ने जो हरकतें की थीं और जो परशुराम से उनका संवाद है, वो संवाद आपको वहाँ सुबह से शाम तक घटित होता हुआ दिखेगा। आप किसी ज़रा चाय वाले से 2 झगड़ा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन लक्ष्मण है और कौन परशुराम है। अ, फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली आप अभी तक रह रहे हैं। दिल्ली को कैसे देखते हैं? 87 की दिल्ली और 17 की दिल्ली या 23 की दिल्ली, क्या शिफ्ट है? कैसा अंतर है? दिल्ली में मैं शुरू-शुरू में कुछ दिनों साकेत में रहा, फिर नीति बाग, गुलमोहर पार्क के आस-पास रहा, सफदरजंग में था। फिर उसके बाद मैं पूर्वी दिल्ली में आ गया और मैं यहाँ कैंपस में रहने लगा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में। तो जो दिल्ली की जो भाषा है, वो बिल्कुल लश्करी ज़ुबान आज भी है। प प और यहाँ स्ट्रीट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में। लेकिन जो उम, यहाँ सारस्वत समाज है दिल्ली का, वो बहुत ही मुर्दा भाषा बोलने वाला रहा शुरू से ही। और मैंने तय कर लिया कि मुझे ख़ास तौर पे साहित्यिक, सांस्कृतिक जो समाज है दिल्ली का, विज्ञान तो विज्ञान की तरह चलता है और जो कारोबार है, कारोबार की तरह चलता है, उसकी तो अपनी भाषाएँ होती हैं, बिज़नेस लैंग्वेजेज़ होती हैं। लेकिन दिल्ली तब तक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य के तो 2-3 ही केंद्र थे, दिल्ली, इलाहाबाद। भोपाल, पटना। इलाहाबाद तब तक उजड़ चुका था, इलाहाबाद तब तक शायद बर्बाद हो चुका था। इलाहाबाद का तो उत्तर काल भी नहीं समाप्त हो चुका था। हाँ, दिल्ली साहित्य के कारोबार के एतबार से उठान पर था। ख़ास तौर पर उसमें एक विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उस विश्वविद्यालय ने एक ऐसी मुर्दा भाषा इजाद की, जिसने सारा कारोबार स्पेशली जो काव्य भाषा का कारोबार चौपट करके रख दिया, उसने बेजान बना दिया उसे। और एक ऐसी भाषा बन गई कि जो हिंदी क्या वो किसी भी देश की भाषा हो सकती है। उसका अपना कोई चरित्र ही नहीं बचा। पटना, आरा का भी आदमी यहाँ उन विश्वविद्यालयों में आकर पटना, आरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। जब वो छुट्टियों में अपने गाँव जाता था, तो वहाँ वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता था। उल्टा होने लगा और इसको कहा गया कि बड़ी भारी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। ये कुछ नहीं था, ये सीधे-सीधे कुछ लोगों द्वारा एक पूरी हिंदी पट्टी की चेतना पर कब्ज़ा करने का हिसाब-किताब था और इसका मुझे तो नहीं लगता कि इसका किसी जनोन्मुख इच्छा से कोई लेना-देना था। ये पूरा एक मुझे तो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से समझा हिंदी पट्टी को, तो उसके बहुत से उपक्रमों में, प्रकल्पों में एक यह भी था कि हम इस पट्टी की काव्य चेतना को ही समाप्त कर दें और बहुत कामयाबी से उन्होंने ऐसा किया। और उसमें जो पेशवा थे इन जो सिपहसालार थे, वो यही लोग थे इन विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसर्स और उन्होंने एक मुर्दा ज़ुबान चलाई और एक अनुवाद की दु ज़ुबान चलाई और जैसे मैंने तय कर लिया था कि मुझे टाई नहीं पहननी है, तो मुझे इनकी ज़ुबान मुर्दा लगी और मुझे लगा कि मुझे इस ज़ुबान से कोई लेना-देना नहीं रखना है। ना मैंने रखा, तो ठीक है। बाद में मैंने उन मेरा उनके साथ संवाद भी समाप्त हो गया। क्या लेना-देना था मेरा ऐसे लोगों के साथ? मुर्दा ज़बान से आपका क्या आशय है?
दफ्तरी ज़ुबान है, बाबुओं की ज़ुबान है। अब क्या सोच सोच सकते हैं कि जो नोटेशंस होते हैं फाइल्स पर, उस तरह की भाषा में क्या काव्य प्रकट हो सकता है कहीं? इन्होंने यह असंभव करने की कोशिश की कि हम जो फाइल के जिस तरह से नोटेशंस होते हैं दफ्तरी ज़ुबानों के, हम उसमें काव्य की सृष्टि करेंगे। अब ज जैसे अखाड़े वैसे पहलवान, तो नहीं होनी थी काव्य की सृष्टि, नहीं। और बेसिकली अब बिना काव्य के ही जब सारा काव्य का कारोबार हो रहा है, लोग 40 साल का अपना करियर बनाए हुए हैं, जैसे-जैसे काव्य का स्खलन हो, काव्य की हानि हो, काव्य नष्ट हो, वैसे-वैसे उनका बायोडाटा बढ़े, वैसे-वैसे उनकी यात्राएँ बढ़ें, वैसे-वैसे उनका नेटवर्क बढ़े, वैसे-वैसे उनकी उपलब्धियाँ बढ़ें, वैसे-वैसे उनकी प्रतिष्ठा का प्रभामंडल बढ़े। ये सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा कि मतलब जितना उन्होंने डैमेज किया भाषा को, जितना उन्होंने भाषा की दृष्टि को, रीच एंड पेनिट्रेशन को डैमेज किया, उतना ही उनका बायोडाटा बढ़ गया, उतनी ही उनकी महिमा बढ़ गई, उतनी ही वो उनका अखिल भारतीय या वैश्विक उनके उनका फुटप्रिंट बढ़ गया। ये कोई यूनिवर्सल फिनोमिना रहा होगा? मतलब ये क्या क्या यही रहा होगा? यूनिवर्सल अगर रहा भी हो तो बेसिकली काव्य यूनिवर्सल बहुत कम होता है शायद। काव्य बहुत नहीं, यूनिवर्सल मतलब हिंदी में क्या यही चीज़ रही होगी या और भी चीज़ें रही होंगी उसी यूनिवर्सिटी या हिंदी के हाँ, दिल्ली के हिंदी सर्कल में? मैं एक अवधि के बाद मैंने तय कर लिया कि मुझे मेरी गति नहीं है इन लोगों में, और ना मुझे इन लोगों में उठना बैठना है, क्योंकि इन लोगों के अभीष्ट कुछ और हैं। ये कविता को कुछ देने वाले लोग नहीं, ये कविता से वसूली करने वाले लोग हैं, सब के सब। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें कविता से वसूली करने वाले लोग हैं। ये करियरिस्ट हैं कविता के। मुझे इनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बार्टर करना नहीं है। बार्टर करना मेरी वृत्ति भी नहीं है। अपवादों के बारे में कुछ बताइए। अपवाद मैं कहूँगा देवी प्रसाद मिश्र, उम, उम, अष्टभुजा शुक्ल। अष्टभुजा चूँकि दिल्ली के नहीं हैं, तो उन्हें अपवाद नहीं कहूँगा। दिनेश कुमार शुक्ल बहुत कानपुर की और कानपुर, इटावा की, चंबल, यमुना की ऐसी सिर्फ़ भाषा नहीं, ऐसे छंद लेकर के आते हैं, ऐसी कहन लेकर के आते हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलती। अम, कवि के रूप में तो नहीं, लेकिन गद्य की कवि के रूप में शायद हो, जो हमें पता चलेगा धीरे-धीरे, अशोक पांडे हल्द्वानी के। लपू झन्ना जिनकी अभी इधर किताब आई है, लेकिन वो तो इधर आई है, वो इस लपू झन्ना को लगभग 10 साल से लिख रहे हैं। तो लपू झन्ना की प्रसिद्धि और लपू झन्ना का होना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। वे जब नहीं प्रसिद्धि थी लपू झन्ना की, तब भी लपू झन्ना था, लेकिन हिंदी साहित्य में उसे स्थान नहीं था, जबकि उसका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। तो दिने दिनेश कुमार शुक्ल, अशोक पांडे, अष्टभुजा शुक्ल, देवी प्रसाद मिश्र। लेकिन देवी प्रसाद मिश्र, अष्टभुजा शुक्ल की एक समस्या ये है कि वो उनके जो मन में है, उसे वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के दरवाज़ों से निकालते हैं और तब उसे कविता में लाते हैं। मेरा मानना ये है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस काव्य की शत्रु होती है। अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट होंगे तो फिर कविता आपका बिज़नेस ही नहीं है, आपको कहीं और होना चाहिए। फिर आप पार्टी के पर्चे लिखिए। अब चूँकि ये दोनों प्रतिभाशाली बहुत हैं, तो अपनी काव्य वृत्तियों को ये दबा तो नहीं पाते, लेकिन ये अंततः पॉलिटिकली करेक्ट होने के झमेले में पैर फँसा के गिर जाते हैं। ये अंतिम बात, दिल्ली के बारे में कुछ, दिल्ली क्या थी और क्या है? आप आपके देखने में? मैं अभी भी अपने आप को दिल्ली का नागरिक नहीं समझ पाता। उम, हाँ, इधर मैं नोएडा का नागरिक अपने आप को समझने लगा हूँ कई अर्थों में।
दिल्ली में कई दिल्लियाँ हैं। बहुत सी दिल्लियाँ हैं, शायद 10-20 तो दिल्लियाँ होंगी। अ, चांदनी चौक वाले क्षेत्र कभी जाते हैं तो खाने-पीने की जो मेरी वृत्तियाँ हैं, उनके साथ एक तादात्म्य सा बनता है। अम, करोल बाग की कारोबारी दिल्ली है। उम, लेकिन जो आम तौर पे केंद्रीय दिल्ली है, वह उसके साथ बहुत बड़ा भाषा का संकट है। वो बहुत ही कांग्रेसी भाषा बोलती है। जैसे कहते हैं ना, कांग्रेस राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए आप, वो एक एक कांग्रेस सिस्टम होता है और कांग्रेस एक कांग्रेस कल्चर, वो अभी दिल्ली आज भी उस कांग्रेस कल्चर में फंसी हुई है और जब तक वो उसमें फंसी रहेगी वह कभी ठीक से देख ही नहीं पाएगी सच्चाइयों को, इस देश की सच्चाइयों को। लेकिन दिल्ली की अपनी जिद है। अ, धीरे-धीरे जो चारों तरफ की और दूसरी दिल्लियाँ हैं, वह इस केंद्रीय जो रायसीना दिल्ली है या जो सत्तासीन दिल्ली है, इसको या तो बदलेगी या वो इसे किनारा कर लेगी और वो अपने रास्ते जाएगी। ये छूट जाएगी अकेले पीछे। दिल्ली के जन के बारे में कुछ, दिल्ली का जन क्या है? दिल्ली का जन इस तरह से कोई अपनी मेरे ख्याल से पहचान नहीं रखता, जैसा इटावा का जन या लखनऊ का जन या गोरखपुर का जन या इलाहाबाद का जन, बनारस का जन, मथुरा का जन। ऐसे ये जन हैं, इन जन के एट्रिब्यूट्स हैं। आप उसको वेरिएबल्स में तोड़ सकते हैं और उसे मेज़र भी कर सकते हैं या क्वालिटेटिवली भी आप उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिल्ली बहुत एमॉर्फस, अमीबॉइड, माइंड बॉगलिंग एक 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 ट्रांज़िट कैंप की तरीके से दिखाई देती है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं या जो बाशिंदे भी हैं वो ट्रांज़िट में ही हैं। शायद मैंने भी बहुत लंबा वक़्फ़ा दिल्ली में बिता लिया, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ट्रांज़िट कैंप में हूँ। मुझे अधिक से अधिक मैं अपने इंस्टीट्यूशन के साथ मेरी बिलॉन्गिंग है, लेकिन इधर मेरी नोएडा के साथ काफ़ी बिलॉन्गिंग हुई है। उसका कारण शायद वहाँ के पेड़ हैं। पेड़ों से बहुत समृद्ध है दिल्ली। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा, हिंदुस्तान के सभी शहरों के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर आज दिल्ली का सबसे अच्छा है। दिल्ली शायद बहुत कम ऐसे शहर होंगे, अभी भी दिल्ली ने अपनी हरियाली को बहुत बचाया है। शायद गुड़गाँव ने नष्ट किया है अपने आप को, लेकिन सबसे अच्छा नोएडा ने अपनी हरियाली को बचाया है या प्लान किया है अच्छा, अच्छा। शायद। नोएडा ने ये नोएडा के पॉपुलर नोशन से अलग बात है। मुझे नहीं पता। अच्छा, पॉपुलर नोशन क्या है? पॉपुलर नोशन ये है कि वो कंक्रीट है नोएडा पूरा। नहीं, गुड़गाँव। मेरे नज़दीक गुड़गाँव ज़्यादा कॉन्क्रीट है। नोएडा में तो हाई राइज़ बहुत कम है। इधर अब जो नोएडा के कुछ नए क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा के बीच में बहुत हाई राइज़ आ गए हैं, लेकिन जैसे नोएडा के शुरुआती सेक्टर्स हैं और बहुत लंबे फैले हुए हॉरिज़ॉन्टल सेक्टर्स हैं, वे तो वन उपवन की तरह से आज भी दिखाई देते हैं। अगर आप कभी मेट्रो में ही खड़े होकर जाएँ और देखें, स सेक्टर 50 से लेकर के यमुना तक का क्षेत्र, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बहुत लंबे समय तक आपको लगेगा आप किसी जंगल से होके गुज़र रहे हैं। फिर अचानक से ऐसे आ जाते हैं जहाँ एकदम से कंक्रीट जंगल से दिखाई देने लगे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं ऐसे। लेकिन मेघदूतम पार्क और गोल्फ कोर्स के बीच में इधर और जो अभी एक बना जो पुराना नोएडा जो पुराने सेक्टर्स हैं स्टेडियम के आसपास, ये इन्होंने अपनी हरियाली को काफ़ी बचाया है, पेड़ों को बहुत बचाया है। 100-100 साल पुराने पेड़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। दिल्ली में भी कई बार दिखाई दे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत लंबा समय हमको दिया और धन्यवाद।